टैक्स से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बुरा ना मानो टैक्स है में हमारे आज के खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं। टैक्स एक्सपर्ट चार्टेड अकाउंटेंट राज चावला जी। राज चावला जी, हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में आपका। और पहला सवाल यही रहेगा कि बिहार में एक मजदूर को इनकम टैक्स का नोटिस मिला, इसमें उसे 37.5 लाख रुपए की टैक्स डिमांड आई है मजदूर की, जबकि रोज की कमाई महज 500 रुपये है। ऐसे में क्या उसे नोटिस आ सकता है? और इस तरह की चूक पहले भी हम देख रहे हैं कि एक दो बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में किया क्या जा सकता है? और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, मजदूर है, उसके पास विकल्प क्या बचते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने विपुल भाई। जी। होता क्या है कि जैसे किसी ने पैन नंबर ले रखा है, अब चूंकि पैन नंबर ले लिया तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गए, चाहे उसकी रिटर्न टैक्सेबल है या नहीं है। आज की डेट में चूंकि पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन है, बिना पैन के तो उनको नोटिस आ नहीं सकता। तो उस मजदूर की पहली तो गलती यह है कि उसने पैन नंबर लिया क्यों। हमारे पास अपनी आइडेंटिटी के और भी बहुत तरीके हैं, जैसे हमारे पास इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, और हमारे पास अपना आधार कार्ड है। पैन नंबर हमें तभी लेना चाहिए जब मेरी जो मिनिमम इनकम है, जो हमारी 2.5 लाख रुपए की इनकम है, अगर मेरी उससे ज्यादा होती है तो मुझे अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बड़ी करता हूं, अगर मैं मजदूर हूं, तो मुझे अवॉइड करना चाहिए कि मुझे पैन नंबर नहीं लेना चाहिए। अब अगर आ गया, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। उस मजदूर को इनकम टैक्स अपना जो अधिकारी है जहां से नोटिस आया उससे संपर्क करना है। अगर नोटिस फिजिकल आया है तो फिजिकली उससे जाके मिले और अपनी इनकम का सारा प्रूफ दे दे। अपनी बैंक की स्टेटमेंट अगर है या जो भी है तो उसको साबित करें कि ये गलत नोटिस आया है। होता क्या है कि कई बार पैन नंबर लिखने में जो टीडीएस की लोग रिटर्न भरते हैं जी, या कोई जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से पैन नंबर गलत लिखा गया, और पैन नंबर गलत होते ही वो उनके अकाउंट में इनकम चली गई। अब इनकम चली गई और उन्होंने टैक्स दिया नहीं तो डिमांड का नोटिस आ गया। तो इसका अच्छा तरीका यह है, अगर फिजिकल उनको नोटिस आया है तो फिजिकल उनसे जाके अपने करदाता अधिकारी से मिलने, और अगर ऑनलाइन आया है तो ऑनलाइन में पोर्टल पे जाके ई फाइलिंग पे जाके अपने आप को लॉगिन करें, अपने किसी कंसल्टेंट को बात करके और लॉगिन करके वहां पे रिप्लाई फाइल कर दें। कोई चिंता की 1% भी बात नहीं। तो चिंता की बात नहीं है। इस तरह के नोटिस अगर आपके पास आए तो अपने पूरे साक्ष्य जो है आपके पास, वो अपने जमा कराइए, डिपार्टमेंट से बात कीजिए, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आज सुबह सुबह सामने आई और अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। वो आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी कानून को लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेनामी संपत्ति कानून 2016 के संशोधन को रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं किया जा सकता। बेनामी संपत्ति कानून में अब 3 साल की सजा जो का प्रावधान किया गया था वो भी नहीं होगी। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब ये फैसला लिया गया था, जब ये कानून बनाया गया था, तब ये कहा गया था इसको काले धन को रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है बेनामी संपत्तियां रखते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे पढ़ रहे हैं? पहली टिप्पणी आपकी। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा आया है। इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब प्लस 2 लोगों 3 लोगों की बेंच ने इस डिसीजन को दिया है। विपुल भाई, ये बेनामी एक्ट कायदे में 1988 में आया था, लेकिन उस समय उसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन था और जो डिफॉल्ट थे वो सारे अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था। क्या एपिलेट ट्रिब्यूनल होगी, कौन इसका अधिकारी होगा, कानून बन गया, शेर आ गया, पर शेर के दांत नहीं थे। सरकार, जब ये नई सरकार एनडीए गवर्नमेंट आई, इन्होंने 1 नवंबर 2016 को इस कानून को संशोधित करके एप्लीकेबल कर दिया। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को जब डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर हुआ है, उससे जस्ट एक हफ्ता पहले 1 नवंबर 2016 में अमेंडमेंट करके उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के शेर के मुंह में दांत डाल के इस कानून को पारित कर दिया, बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डीमोनेटाइजेशन। ये गवर्नमेंट की प्री प्लानिंग थी, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में अगर आपको याद हो, उस टाइम अखबारों में और आपके टीवी चैनल पे आया किया करता था कि अगर आप किसी और का पैसा अपने अकाउंट में जमा कर लेंगे तो 3 साल नहीं 7 साल की सजा है। इसमें 3 साल का भी प्रोविजन है और 7 साल का भी प्रोविजन है। तो ये आया था। बस उस समय हुआ क्या है कि इंटरप्रिटेशन नहीं था, तो
जो हमारी सरकार है वो उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ले रही थी, 1988 से उसको बेनामी एक्ट को ले रही थी। जबकि जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि ये प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, 1 नवंबर 2016 जिस दिन हमारा ये कानून बना है उसके बाद इसकी एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग बेचारे फंसे हुए थे, क्योंकि कानून होता तो आदमी डरता है, कानून नहीं है, पहले रेड लाइट नहीं है मैंने जंप कर ली, अब आपने अचानक रेड लाइट लगा दी, आपने कहा खंबा तो था, खंबा था भैया, रेड लाइट नहीं जलती थी उसमें, तो अब रेड लाइट जली है, जरूर पालन होगा। बहुत अच्छा। अब जब ये जो सजा का प्रावधान हटाया गया है 3 साल के, अब मान लीजिए 1 नवंबर 2016 के बाद के केसेस में क्या कुछ हो सकता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और अब चूंकि अगर 3 साल की सजा का प्रावधान रद्द होगा तो क्या इससे उन लोगों को उत्साह नहीं मिलेगा जो लोग बेनामी संपत्तियां रखते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो ऐसा काम करता नहीं है, जो थोड़े रसूख वाले लोग होते हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं, उन्हीं लोगों के पास इस तरह की संपत्तियां होती हैं। देखो सर विपुल भाई, डर के आगे जीत होती है। जब कानून सख्त होते हैं, जैसे हम यूएई में देखते हैं कि वहां किसी की मजाल है कि कोई गड़बड़ कर दे, हमारे यहाँ थोड़ा सा लचीलापन है, इसीलिए लोग थोड़ा ये कुशन ले लेते हैं। कानून तो सख्त ही होना चाहिए, लेकिन नो डाउट कानून का कई बार दुरुपयोग भी होता है। बिल्कुल दुरुपयोग डिपार्टमेंट की तरफ से भी होता है, डराने वाली सिस्टम, तो उसका फायदा भी है, नुकसान भी है, फायदा भी है, दोनों चीजें हैं मिली जुली। तो अभी भविष्य में क्या आपको लग रहा है कि इसको लेकर के फिर से सरकार की तरफ से कुछ और इसमें किया जाएगा, या आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया है कि सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के, अगर बेनामी संपत्ति को लेकर के कोई मामला सामने आता है, अगर वो चाहे 2016 के बाद का ही क्यों ना हो, तो फिर आगे चल के कैसे देख रहे हैं आप इसे? पॉजिटिव देख रहे हैं, क्योंकि कायदे में जो मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो ये बेनामी प्रॉपर्टी का एक्ट है ये पॉलिटिशियन के लिए और जो ब्यूरोक्रेट हैं कायदे में उनके लिए है, क्योंकि वही लोग हैं जो किसी और के नाम से, बेनामी का मतलब है बेनामी, यानी कि पैसा मेरा और मैं अपने नौकर के नाम, रिलेटिव के नाम में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, एंजॉय मैं ही करता हूँ, यानी कि पैसा मेरा है और जिसका ओनर लीगल ओनरशिप किसी और के नाम में है, एंजॉयमेंट मैं कर रहा हूं। तो इस तरह के लोग जो हैं मेनली पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट लोग ही होते हैं। बिजनेसमैन तो ऐसा करेगा नहीं, उसके पास तो बहुत तरीके होते हैं अपने नाम में अपनी प्रॉपर्टी लेने का। तो कहने का मतलब है ये उनके ऊपर एक नकेल कसने का इन्होंने एक कानून बनाया था, और ये अच्छा स्टेप है। और मैं समझता हूं क्योंकि 3 बेंच और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर ये डिसीजन आया तो मैं समझता हूं कि सरकार इसको फॉलो करेगी और ये एक अच्छा हमारे लिए रहेगा। चलिए, तो चावला साहब का मानना है ये एक सकारात्मक पहल है, और खासतौर से जो रेट्रोस्पेक्टिव रूप से इसको जो कैंसिल किया गया है वो काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, कई सारे लोगों को फंस भी सकते थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक सकारात्मक फैसला यहाँ पर देखने को मिला है। चावला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि घर के किराए से आय पर टैक्स कैसे लगता है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम पर कैसे डिडक्शन का लाभ मिलता है, ये तमाम चीज़ों का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। और पहला सवाल यही है कि हाउस प्रॉपर्टी पर टैक्स की देनदारी कब बनती है, और अगर किसी के पास एक ही घर हो जिसमें वो ग्राउंड फ्लोर पर खुद रहता हो और दूसरा फ्लोर किराए पर दिया हो, तो फिर किस तरीके से टैक्स लगेगा? विपुल भाई, जो हमारे यहाँ इनकम के 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन। तो ये 1 ऑफ द 5 ये हमारा एक हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें जैसे मेरे पास आपने क्वेश्चन बताया कि मेरे पास एक घर है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मैंने किराए पे दिया हुआ है, जिस पे मैं रहता हूँ वहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे किराए पे घर दिया हुआ है, मुझे उसकी ग्रोस रेंटल इनकम कैलकुलेट करनी होगी, यानी कि मुझे महीने का कितना किराया मिलता है 1 अप्रैल को और 31 मार्च तक मुझे कितना किराया मिला। उस ग्रोस रेंटल इनकम में से मुझे कुछ छूटें मिलती हैं, जो मैं म्युनिसिपल टैक्स पे करता हूं, या सपोज उस घर को बनाने के लिए मैंने कोई ब्याज दिया जी, अगर मैंने कोई हाउसिंग लोन लेकर इंटरेस्ट दिया है, अगर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तब तो मुझे सिर्फ जो है उसमें 2 लाख रुपए तक छूट मिलती है साल में, 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट की छूट मिलती है। लेकिन अगर मैंने वो रेंट पे दे दिया तो फिर मैंने जितना ब्याज उस साल में दिया है पूरे के उसके ऊपर मुझे छूट मिल जाती है। ठीक है सर जी, ठीक और है। इस तरह से मुझे ये
और इसके अलावा एक सरकार ने बहुत अच्छी हमें डिडक्शन और दी हुई है कि 30% ऑफ आवर ग्रोस रेंटल वैल्यू हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे मिलती है ना सैलरी वालों को 50,000 रुपए की, यहाँ पे 30% आपको मिल जाती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम की। चाहे आपने किया है या नहीं किया, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट दैट 30% ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक। और इसके बाद जो आपकी इनकम बचती है उसको आपको ग्रोस टोटल इनकम में जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। ठीक सर। अब अगला सवाल ये आता है कि हाउस प्रॉपर्टी से आय निकालने के लिए प्रॉपर्टी की ग्रॉस और नेट वैल्यू जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी विपुल भाई, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने साल भर की कितनी इनकम हुई मुझे रेंटल से, उसकी मैं कैलकुलेशन करूंगा। उसको हम जैसे मान लीजिए 25,000 रुपए महीना पे मैंने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई। 25,000 रुपए महीने का मतलब हो गया साल भर में मुझे 3 लाख रुपए मिले। ये 3 लाख रुपए कहलाएंगे ग्रोस रेंटल इनकम। इस ग्रोस रेंटल इनकम में से मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हाउस टैक्स दिया, वो मैं छूट के लिए एलिजिबल हुआ। प्लस जैसा मैंने आपको बताया 30% मुझे जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रिबेट मिलती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम की, यानी कि 3 लाख का 30% 90,000 रुपीज सीधा सीधा मुझे ये मिल गया। प्लस अगर मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और हाउसिंग लोन मैंने पे मान लो 50,000 रुपए मेरा ब्याज गया, तो कुल मिला के मुझे 1,45,000 रुपए का मेरा खर्चा हो गया। तो 3 लाख में से 1,45,000 रुपए कर दूंगा तो 1,55,000 रुपए मेरी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया हमारे 5 ऐड होते हैं, मेरी कोई और भी सोर्स की इनकम है तो वो मेरी ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। उसे ग्रोस टोटल इनकम कहते हैं, इसे ग्रोस रेंटल इनकम कहते हैं। तो इस तरह से वो नेट रेंटल इनकम बन जाएगी। 3 लाख ग्रोस रेंटल थी और नेट रेंटल इनकम मेरी 1,55,000 रुपए हो गई, वो मेरी टोटल इनकम में चली जाएगी। ठीक। अब ये जानना चाहेंगे, अगर प्रॉपर्टी को अगर हम किराए पे मैंने दी हुई है या किसी व्यक्ति ने दी हुई है, उस आमदनी पर कौन कौन से डिडक्शन जो है वो हासिल किए जा सकते हैं? कोई डिडक्शन ऐसे हैं जिसका लाभ मिल सकता है या फिर सारी इनकम टैक्सेबल होगी? नहीं, मैंने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मेरे को 3 लाख रुपए इनकम मिली। हमारे यहाँ सेक्शन 24 है, इसके अंदर ग्राउंड रेंट भी है, ग्राउंड रेंट है, म्युनिसिपल टैक्सेशन है, इंटरेस्ट की इनकम है और ये हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये सारी छूटें हमें मिलती हैं, फिर ये हमारी ग्रोस टोटल इनकम में जाती हैं। फिर मेरी और किसी अगर सोर्स से भी इनकम है उसको टोटल लगा के फिर जो मेरी सेक्शन 80C की 80T की जो भी मेरी और डिडक्शंस हैं वो लेने के बाद मेरा जो टैक्स बनता है वो मुझे जमा करना होता है सर। अब जो पहला सवाल था उसी को थोड़ा सा घुमा करके पूछना चाहेंगे तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कि अब मान लीजिए 2 प्रॉपर्टीज़ हैं और 2 प्रॉपर्टीज़ को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाया जा सकता है क्या? अब मान लीजिए किसी के पास 2 घर हैं जिसमें से एक प्रॉपर्टी उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाई है और दूसरी प्रॉपर्टी किराए पर है, तो क्या उसे जो किराए से आमदनी हो रही है उस पर वो इनकम टैक्सेबल होगी? बिल्कुल, जो किराया उसने लिया है वो तो इनकम टैक्सेबल होगी। जहां वो रह रहा है, पर्सनली रह रहा है अपने घर में, वो इनकम तो उस पर तो हम टैक्स नहीं कैलकुलेट करेंगे। जब भी हमारे पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चॉइस देता है, अगर खाली हो प्रॉपर्टी कि आप जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, लेकिन बाकी पे हमें किराया उसकी जो है कैलकुलेशन करनी होती है। तो जो भी मुझे रेंट मिला है साल भर का उसके ऊपर मैं अपनी रेंटल इनकम कैलकुलेट करूंगा। और किसी वजह से मेरा वो घर किराए पर नहीं चढ़ा हुआ था तो उसमें मुझे वैकेंसी अलाउंस मिलता है। भाई मुझे रेंट तो मिला नहीं, तो ऐसा तो नहीं ना कि डीम्ड रेंट मान के आप मुझ पे टैक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें एक नई डिडक्शन मिलती है, उसे वैकेंसी अलाउंस बोलते हैं। एक आपसे सवाल जानना चाहेंगे, बहुत सारे दर्शकों के भी सवाल आए हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले वो कौन कौन सी चूक है? मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ओनर है और उसके पास या किराएदार भी हैं, कौन सी ऐसी चूक है जो अक्सर लोग करते हैं या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, ये आप किराएदार के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं या दोनों मकान मालिक हाँ, के लिहाज से जी, और खास और जी। अब जैसे मान लीजिए एक जगह मैं मकान मालिक हूँ, एक जगह किराएदार भी हूँ, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जी। सर पहले क्या हो रहा था आपको पता ही होगा, सैलरी वाले बेचारे फंसे हुए होते हैं, आप भी शायद सैलरी एम्प्लॉई होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सैलरी एम्प्लॉई वाले पहले HR की पर्चियां बनवा लिया करते थे अपने परिवार से या जहां रहते हैं।
अब इन्होंने कर दिया कि अगर आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं कि मुझे जो है मैंने हाउस रेंट पे किया है, तो आपको पैन नंबर मेंशन करना होता है अपने लैंडलॉर्ड का। बिल्कुल। अब वो क्या होता है, कागजों में तो हमने पैन नंबर मेंशन कर दिया, लेकिन लैंडलॉर्ड क्योंकि इनकम वो आई नहीं होती उसके बैंक में या कई बार नहीं हुई होती, तो वो उसको अपनी इनकम मानता ही नहीं और उसको अपनी इनकम में नहीं शो करता। तो यहां हम अपने लैंडलॉर्ड को ये कहना चाहेंगे कि सर आपने, क्योंकि आप पैन लिंक्ड है हर चीज, आपके 26 AS में और AIR में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस एम्प्लॉय ने आपके घर के ऊपर किराया दिखाया हुआ है कि मैंने आपको रेंट पे किया है। तो आपको हिदायत ये है एज ए लैंडलॉर्ड कि आप उस रेंटल इनकम को अपने यहाँ जरूर अकाउंट फॉर करें। और अगर मैं टेनेंट हूं और टेनेंट होने के नाते मैंने किसी को रेंट दिया है और वो मेरी रेंट की वैल्यू जो है 1,80,000 रुपए से ज्यादा है, और तो उसके ऊपर मुझे TDS काटना होता है। लेकिन TDS इंडिविजुअल को जनरल में नहीं होता, वो तब होता है अगर वो टैक्स ऑडिट के परव्यू में आता है, या जो किराएदार है वो पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो किराएदार के नाते से मुझे TDS अगर मेरा एप्लीकेबल है तो मुझे TDS काटना चाहिए। मकान मालिक के नाम से मुझे जो इनकम मेरी हुई है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में हूबहू दिखानी चाहिए।